फॉर्मूला जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास। काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा था कि वर्क से रिलेट होती है, तो उसका फॉर्मूला है 1/2mv²। तो हम ये देखते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वर्क से रिलेट करता है या नहीं करता। तो आप ये देखें कि फॉर्मूला तो हमने रिलेट कर लिया, हमने उसकी यूनिट फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना लिया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि देख बेटा मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ये देखें कि इसकी यूनिट भी जो है वो वर्क की यूनिट से मैच कर रही है, जो कि है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमने एक फॉर्मूला वर्क का बेटा पोटेंशियल एनर्जी वाला देखा, तो आप ये देखें कि पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क की यूनिट प्रूव करें, पहले तो हमने फॉर्मूला को सेम करके देख लिया, अब हम यूनिट्स को सेम करके देखेंगे कि क्या प्रूव होती है या नहीं होती। बेटा मास की यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की जगह हम मीटर लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा न्यूटन के होता है, और ये मीटर, तो ये भी आप देखें कि न्यूटन मीटर बराबर आ गया जूल के। तो एक पोटेंशियल एनर्जी से अगर हमने किया तो तब भी हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला बना वो आपके पास न्यूटन मीटर इनटू जूल बन गया। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जरा वर्क का एक और फॉर्मूला। आप ये देखें कि वर्क का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हीट हमारे पास क्या था, P डेल्टा V। तो आप ये बेटा प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर की यूनिट पता है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने कल लिखा था P = F/A। तो बेटा इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर्स की जगह न्यूटन आ जाएगा, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि बराबर होता है पास्कल के। तो प्रेशर की यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ये देखें कि प्रेशर की जगह अगर आप लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है बेटा वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक मीटर हो गई। तो आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे आप क्यूबिक मीटर लगा देते हैं तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा न्यूटन मीटर, जो कि वर्क की यूनिट के बराबर है। ठीक है, आप ये देखें जब फॉर्मूलाज मैच कर रहे हैं तो आप कहीं से भी घुमाएंगे, इसकी जो यूनिट्स होंगी वो भी मैच करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और फॉर्मूला देखें वर्क का, जो हमने इलेक्ट्रिकल के अंदर फॉर्मूला लिया था वो बेटा फॉर्मूला था Q × V। वर्क का फॉर्मूला था Q × V। ये भी फिलहाल हम SI यूनिट्स प्रूव कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम CGS और FPS में भी देखेंगे कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। तो Q मींस के चार्ज, और V मींस के V मींस वोल्टेज। ठीक है, तो आप ये देखें, इसको जब हमने प्रूव किया था, अगर हम चार्ज की यूनिट लें, बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है पता है आपको, बेटा चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और वोल्टेज का फॉर्मूला आपको मैंने कल लिखवाया था W/V। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की क्या है, कूलम। तो अगर मैं इधर लिख दूं वो वोल्टेज की जगह जूल पर कूलम लिख दूं, कूलम से कूलम कैंसिल, दोबारा वर्क की यूनिट आपके पास क्या आ गई, जूल आ गई। ठीक है, जो कि न्यूटन मीटर। अगर आप इसको जितना भी घुमाएंगे जो वर्क की यूनिट है हमारे पास वो सेम टू सेम रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अंदर बोर्ड घुमाएंगे। अब बेटा वर्क की जो यूनिट होती है आपके पास वो SI सिस्टम में, यानी कि M के सिस्टम में जिसे कहा जाता है, उसमें वर्क की यूनिट होती है जूल। इसी तरीके से बेटा FPS सिस्टम के अंदर जो वर्क की यूनिट होती है, ये यूनिट हीट के अंदर थर्मोडायनेमिक में भी काउंट की जाती है। FPS सिस्टम में जो वर्क की यूनिट होती है बेटा वो होती है BTU, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये भी आपके पास यूनिट होती है। तो FPS में आपके पास जो यूनिट होती है वो BTU होती है, और इसी तरीके से BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और अगर हम देखें CGS सिस्टम में, तो बेटा CGS सिस्टम के अंदर वर्क की यूनिट होती है अर्ज। ठीक है, अर्ज यूनिट होती है जो कि बराबर होती है डाइन सेंटीमीटर के, और ये बेटा बराबर होती है न्यूटन मीटर के। इसी, और ये जो हमारे पास बराबर होती है ये फुट लेब्रास पर, सॉरी फुट नहीं, लेब्रास मीटर के, लेब्रास फुट के, फुट लेब्रास के बराबर होती है बेटा। फुट लेब्रास लिख दें या लेब्रास फुट लिख दें, एक ही बात है।
यानी कि फुट पाउंड। ठीक है, इस लेवराज को हम पाउंड भी कहते हैं। तो BTU जो है ये बराबर होती है फुट पाउंड के बराबर। CGS के अंदर अर्थ यूनिट होती है जो कि डाइन सेंटीमीटर की यूनिट होती है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग या पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की या एटम के अकॉर्डिंग, माइक्रो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वर्क की यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। ये आपके पास जो है वो वर्क की यूनिट्स होती है। इसी तरीके से अगर हम पावर के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक के अंदर वर्क की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर आप पावर के अकॉर्डिंग देखेंगे, किसी इंजन वगैरह के अंदर देखेंगे वर्क कितना हुआ, तो उसकी जो यूनिट होगी बेटा वो होगी किलोवाट आवर अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अकॉर्डिंग टू फार्मूला पावर का, जो मैंने पावर से रिलेटेड वर्क का फार्मूला करवाया P/T, अगर आप उस फार्मूले को देखें तो पावर की यूनिट वॉट होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। वहाँ पे वॉट को किलोवाट लिखा हुआ है और सेकंड को आवर लिखा हुआ है। तो इस वजह से इंजन्स वगैरह की पावर के अंदर हमारे पास जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है, वर्क की यूनिट। अब हम ये देखते हैं कि ये कितने के बराबर होता है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। अब आप इनकी यूनिट्स की अगर कन्वर्जन देखें कि ये जो आपके पास जो होता है, अच्छा बेटा इसी तरीके से आपके पास जो यूनिट्स अगर हम देखें तो ब्रिटिश थर्मल जो यूनिट होती है 1 BTU। 1 BTU बेटा आपके पास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पास यूनिट्स की कन्वर्जन है, ये कौन सी किसके बराबर होती है। अब आपके पास जो 1 BTU है बेटा ये बराबर होता है 1055 जूल के। आपकी बुक में पेज नंबर 193 पर ये यूनिट्स लिखी हुई है, एग्जैक्ट कन्वर्जन भी लिखी हुई है। आप उसको देखें कि 1 BTU जो है वो 1055 जूल के बराबर होता है। इसी तरीके से हमारे पास बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपके पास जो 1 किलोवाट आवर होता है ये बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो 1 जूल होता है बेटा 1 जूल, ये बराबर होता है 10⁻⁻7 अर्ज के, सॉरी प्लस का 7, 10⁻7 अर्ज के बराबर होता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास जो 1 जूल है ये 1 न्यूटन मीटर के भी बराबर होता है। ये आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद करनी है। इसी तरीके से बेटा कैलोरी भी वर्क की यूनिट होती है। हीट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 कैलोरी जो है वो बेटा बराबर होता है 4.18 जूल के। ठीक है, 1 कैलोरी आपके पास बराबर होता है 4.18 जूल के। अब बेटा यहाँ पर यूनिट्स का अगर हम प्रूफ देखें, आप देखें कि वर्क का जो इलेक्ट्रिकल के अंदर फॉर्मूला होता है, वर्क जो है आप ये देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो बेटा आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q × V। Q जो है वो चार्ज होता है। ठीक है, Q का मतलब चार्ज होता है और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिसिटी में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की जो कि वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसको जो वोल्टेज हम 1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब यूनिट को प्रूफ करना होता है तो आप हर चीज को यूनिट कंसीडर करते हैं, एक ऐसे यूनिट कंसीडर करते हैं हर किसी को। तो इस वजह से आपके पास चार्ज की जो यूनिट एक चार्ज वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 के। ये कांस्टेंट वैल्यू है। वोल्टेज 1 वोल्टेज, जब उस 1.6 × 10⁻⁻19 को 1 वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर किलोवाट आवर को देखें, यहाँ पे बेटा आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर होता है 1 हमने लिखा है वोल्टेज की जगह पर। इसी तरीके से सुने जरा, वर्क का फॉर्मूला आप ये देखें कि बेटा वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/T। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है P/T। पावर की जो यूनिट है वो क्या है
वॉट वॉट, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। अगर इन्होंने वॉट के साथ क्या लगाया हुआ है, किलोवाट, ठीक है, और सेकंड की जगह क्या लगाया हुआ है, आवर, यानी कि 1 घंटा। तो आप ये बेटा ये देखें कि किलो की जगह हम, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, तो किलो की जगह हम 1000 लिख देंगे। इसी तरीके से 1 आवर के अंदर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। जब इसको, क्योंकि जब आपको किलो को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि असल यूनिट बेटा क्या है इसके अकॉर्डिंग, वाट इनटू सेकंड। मगर आपको किलो को अगर वाट में करना है और सेकंड, आवर को सेकंड में करना है, तो किलो को वाट में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें, और आवर को सेकंड में करने के लिए 3600 से, यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई करें। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 3600, और ये 3 जीरो भी साथ लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास, अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये आपके पास यूं हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के, ठीक है। किलो को वाट में कर दिया, आवर को सेकंड में कर दिया, तो आपके पास ये बराबर होता है 3.6 1 किलो वाट आवर जो है ये बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के, क्योंकि वाट सेकंड तो वैसे ही जूल के बराबर है, वाट सेकंड या फिर जूल एक ही बात है। तो इस वक्त, क्योंकि अभी हम प्रूफ तो कर चुके हैं सारे फॉर्मूलाज, अब आपके पास एक आखिरी चीज रह गई, अर्ज, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पर देखें कि 1 न्यूटन जो है बेटा वो बराबर होता है 10⁵, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। इसी तरीके से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने। अगर मुझे न्यूटन को डाइन में करना है तो मैं न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा, 10⁵ डाइन। अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर। तो 2 जीरो जब इसके अंदर प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁵ डाइन सेंटीमीटर, जो कि बराबर किसके होता है, अर्ज के। तो इस वजह से 1 जूल बराबर आ गया 10⁷ अर्ज के बराबर आ गया 1 जूल हमारे पास, ठीक है। 1 जूल आप देखें बराबर आ गया बेटा 10⁷ अर्ज के बराबर आ गया यहाँ पर। बेटा ये आपके पास टेबल बने हुए हैं, ये यूनिट्स है, आपके पास यूनिट्स आप देख लें, ये यहाँ पर इसकी कन्वर्जन क्या होती है, इसको कन्वर्जन को आप जरा देख लें। उसके बाद जो है वो ये प्रूफ कैसे हुई, कुछ मैंने कहा कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये प्रूफ कैसे हुई है यहाँ पर आप इसको नोट कर लें जरा, ठीक है जी। अब आपके पास, अच्छा बेटा अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो कि वर्क के थ्योरी के अकॉर्डिंग बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको हम जरा देखेंगे। बेटा आप ये देखें कि पेज नंबर 199 के ऊपर अगर आप देखेंगे बुक की, तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी क्लोज, पहले तो आपको ये बताऊं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स। हमारे पास फील्ड्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कंजर्वेटिव फील्ड और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है कि जैसे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारी जो फील्ड होती हैं जिसके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसके इन्फ्लुएंस के अंदर काम करें तो वो खुद ही किसी दूसरे को, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो मार्कर खुद ही वापसी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर जब कोई चार्ज जाता है तो वो उसको खुद ही अट्रैक्ट कर लेती है, उसके अगेंस्ट जाता है तो वो खुद ही अट्रैक्ट कर लेती है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, ऐसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर आपसे यूं पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो आपके पास ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से छत से, और एक इस तरीके से गिर रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा जल्दी पहुंचेगा? इसमें से जो स्ट्रेट, बेटा ये है ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप ये देखें कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड होगी, ये आपका सवाल भी आ सकता है बेटा, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड होगी, यानी कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जरा सुने, इसमें हमारे पास क्या होगा, जो वर्क होता है बेटा वो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर पाथ इंडिपेंडेंट होता है।
पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब कि यहाँ पर ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा रास्ता ये फॉलो कर रहा है। ये बेटा डिपेंड किस पे करता है, ऐसा एमसीक्यूज भी आपका दूंगा लाजमी। ये बेटा होता है पोजीशन डिपेंडेंट होता है। पोजीशन, हाँ ये आया था, ये कॉलेज में आया था, हाँ याद। तो ये अब यहाँ पर बेटा वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो फिर हम क्या देखें कि वर्क पाथ पे डिपेंडेंट कहाँ होता है, मतलब कौन सा ऐसा वर्क है जो रास्ते पे डिपेंड करता है और पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। बेटा वो वर्क होता है वर्क इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अंदर जो हो या विस्कोसिटी में जो हो, ऐसा जो वर्क होता है बेटा ये आपके पास क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, यानी कि रास्ते पर डिपेंड करता है। ये हर पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी वर्क होगा तो पाथ इंडिपेंडेंट। अब जब वर्क नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसको हम कह देते हैं कि ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। बेटा कंजर्वेटिव वो फील्ड होती है जहां पर वर्क कंजर्व हो जाए, वर्क कंजर्वेटिव हो जाए, और नॉन कंजर्वेटिव वो फील्ड होती है जहां पर वर्क नॉन कंजर्व रहे। तो इसको मैं जरा एक्सप्लेन भी करता हूं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, बेटा वेरिएबल फोर्सेस के जरिए से जो वर्क हो, वेरिएबल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज वेरिएबल फोर्सेस? बेटा वेरिएबल फोर्सेस का मतलब वो होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ए को उसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हूं, कभी फोर्स कम लग रही है, कभी ज्यादा लग रही है, कभी सेम लग रही है, कभी इक्वल, कभी मतलब चेंज आता रहता है फोर्स में। जहां पर एक ही फोर्स लगा दी आपने, वर्क डन हो गया, तो वो कांस्टेंट फोर्स है। और वेरिएबल फोर्सेस जहां पर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगती हैं। तो वेरिएबल फोर्सेस का जो वर्क है ये आपके पास बेटा बुक में पेज नंबर 201 पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि वेरिएबल फोर्सेस का जो वर्क है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय फार्मूला। वी कैन नॉट कैलकुलेट वर्क डन, वी कैन नॉट कैलकुलेट वर्क डन बाय फार्मूला। वेरिएबल फोर्सेस का हम वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। वहां पर एक ग्राफ के अकॉर्डिंग सिर्फ हम उसको समझते हैं, और वो जो ग्राफ बनता है बेटा उस ग्राफ को कहते हैं एरिया अंडर कर्व। ठीक है, वो ग्राफ जो कि अब यहाँ भी सवाल आ सकता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, अगर आपके पास वेरिएबल, इवन के ये कमीशन के टेस्ट में भी सवाल आया है, सिर्फ एमके टीकेट में नहीं, कमीशन के टेस्ट में भी सवाल आया है कि वेरिएबल फोर्सेस के जरिए जो वर्क हो। अब हम देखते हैं कि फोर्स हो, कोई पावर हो, एनर्जी हो, एरिया का तो कोई लेना देना नहीं है, मगर उसका ऑप्शन था हमारे पास कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस कॉल्ड एरिया अंडर कर्व। उसको कर्व के जरिए से हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम, ये है कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट सीधा आ रहा हो या ऐसे घूम फिर के आ रहा हो, उसके फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आती। अब जरा हम ये देख लेते हैं कि बेटा कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया, तो इसका जो टोटल वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ऊपर गया था तो वैल्यू पॉजिटिव, नीचे आया था तो वैल्यू नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हुआ, जीरो हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये ऐसे जाता है, फिर यू मूव करता है, फिर दोबारा नीचे आता है, तो अब इसकी वैल्यू जीरो होती है या नहीं होती? कैसे बेटा जीरो होती है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फोर्स भी ऊपर को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितने का, जीरो का। जब जीरो होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। वर्क आपका यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। फोर्स आपने बेटा एक ही बार लगानी है ना, फोर्स आपने ऊपर लगा दी, अब वो वहां से ऐसे मुड़ा, अब जब ऐसे गया है तो फोर्स आपकी कैसे लग रही थी, इस डायरेक्शन में, मगर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा था, ऐसे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितने का हो गया, 90 का। और जब भी एंगल 90 का होता है तो वर्क क्या होता है, जीरो होता है। अब जब वापस आ रहा है तो फोर्स आपने कहाँ लगाई हुई थी, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितने का बन गया, 180 का बन गया। जब आपके पास एंगल 180 का बन गया तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर भी टोटल जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, जीरो हुआ। इट मीन के कंजर्वेटिव फील्ड में जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम इंशाल्लाह अभी हमारे वर्क का पहला हमने पार्ट पढ़ा था, फिर दूसरा फॉर्मूलाज का, अब हम यहाँ पर हमने वर्क की कुछ डिटेल देखी। अब हमारा वर्क टॉपिक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पावर। थैंक यू। इंशाल्लाह।
2,00,000